तो मैं इस यात्रा को समझाने के लिए एज ए आर्किटेक्ट मैं इनवाइट कर रहा हूँ एज ए आकार आर्किटेक्ट के प्रणव सा जी को। प्लीज वेलकम प्रणव सा जी। प्रणव भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थैंक यू बोलेंगे गोपाल शेट्टी साहब को, महासेवा जी को, महासेवा जो समिति है इनका, चतुर्वेदी जी का जो स्टडी सर्कल है, ये हम लोग काफ़ी 1.5 साल से ये सब पूरा कर रहे हैं। ये पूरा एक नॉलेज शेयरिंग सेशंस रहते हैं ताकि लोगों को एजुकेशन मिले, लोगों को समझ में आए, वेदर इट इज सोसाइटी रहेगा, टेनेंटेड प्रॉपर्टीज रहेगा, लीज प्रॉपर्टीज रहेगा, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आना चाहिए व्हेन यू गो अहेड फॉर रीडेवलपमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप विदाउट एजुकेशन विदाउट नॉलेज आप सीधा उसके अंदर जंप कर। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, एंड वी आर ग्लैड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट। एक आज पीपीटी हम प्रेजेंटेशन यहाँ पे करने वाले थे लेकिन हो नहीं पाया, वी कुड नॉट अरेंज फॉर द प्रोजेक्टर एंड ऑल। एक हम आपको एक ओवरऑल व्यू देते। ऑलरेडी तरुण मोटा साहब ने और अमित मेहता जी ने आपको ओवरऑल गाइडेंस दिया हुआ है। नाउ वी विल गाइड यू ऑन 79A कि भाई 79A और जो आप रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर में जाओगे राइट अप टू कौन से आपको रेगुलेशन के अंदर जाना है वहां तक का एक पूरा आपको गाइडेंस देंगे कि भाई कोई भी सोसाइटी हो, टेनेंटेड प्रॉपर्टी हो, वेदर आप रेगुलर रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, whether you want to go for builder redevelopment में जाना चाहते हैं, सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, what should be the procedure, एक सोसाइटी को ओवरऑल क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उसके अंदर। सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ कोर्स 79A गाइडलाइंस के 2 सर्कुलर आए थे, जैन 2009 में आया था, देन अगेन जून 2019 में आया था। उसके अंदर वो सर्कुलर्स अवेलेबल है, आपको कॉपी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट सुनील शर्मा जी, आपके साथ शेयर भी करेंगे आपको कुछ उसमें से चाहिए डिटेल्स वगैरह। तो अभी जो उसका मेन क्राइटेरिया है, जैसे अमित मेहता जी ने भी बताया कि दे आर डायरेक्टिव बाय नेचर, दे आर नॉट मैंडेटरी बाय नेचर, कि भाई सोसाइटी को, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे पास्ट में, बहुत जगह पे बिल्डर्स इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, बहुत जगह पे मैक्सिमम टाइम कमिटी इटसेल्फ वाज क्रिएटिंग इशू, बिकॉज कमिटी ऐसा होता था दे वर हैंड इन ग्लव विद द डेवलपर। तो कमिटी डेवलपर को मिलके मेंबर्स को सही गाइडेंस नहीं मिलता था, मेंबर्स को इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो बेच देते थे और उनके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। So they came out with the 79A guidelines for the societies that how you should go about it. तो ये पहले 79A जो आप एक बार डिसाइड करते हो कि you want to go for redevelopment, तो एक minimum 1/5 of the members should write a letter to the secretary of your society कि भाई हम redevelopment में जाना चाहते हैं। तो within 2 months your society, the secretary will call for an SGM कि भाई हमको 2 महीने के अंदर एक SGM बुलाएंगे, members का views लेंगे, and then they will decide कि हाँ भाई we want to go ahead, हमारा बिल्डिंग 30, 40, 50 साल जुना है, we want to go ahead for redevelopment। तो वो एक इनिशियल प्रोसेस होता है, 1/5 of the members should call for that, they will call for an SGM, within 14 days का नोटिस देके वो SGM कॉल करेंगे, all the members can attend that meeting and then you decide whether you want to go for redevelopment or you do not wish to go for redevelopment। अगर आपका बिल्डिंग का dilapidated कंडीशन है या आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है जैसे माडा वगैरह का है, तो यूजुअली पीपल विल गो अहेड फॉर रीडेवलपमेंट। उसके अंदर वंस यू डिसाइड फॉर रीडेवलपमेंट एज पर गाइडलाइंस यू आर सपोज टू कॉल, आपको ऑफर्स मंगाने हैं 3 टेक्निकल पर्सन से। अभी आप स्ट्रिक्टली अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से जाओगे 79A तो उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, तो यू हैव टू कॉल फॉर ऑफर्स फ्रॉम आर्किटेक्ट्स हु आर रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अंडर 1972 का जो एक्ट है उसके अंदर, एंड ऑब्लिक or you can call from PMCs, project management consultants who are registered with the local planning authority। Now as far as I know PMC का कोई भी project management consultant के लिए कोई भी पैनल नहीं है। Of course there are other experts who can give you a view। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी पैनल नहीं है PMC उसके अंदर। So what my understanding is, जो तरुण मोटा साहब ने भी बताया, you should always go ahead with a practicing architect, which is very very important। आप जिसको भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करते हो, भले वो वर्ड आया हुआ है एज पर दैट 79 गाइडलाइंस, अर्लियर इट वाज कॉल्ड सोसाइटीज आर्किटेक्ट और लोग अलग अलग नाम से बुला देते हैं सोसाइटीज कंसल्टेंट, बट आफ्टर दिस सर्कुलर केम इनटू पिक्चर द वर्ड पीएमसी हैज बिकम मोर फैमिलियर। पीएमसी अपॉइंट करना है, पीएमसी अपॉइंट करना है, पीएमसी कौन होना चाहिए? तो पीएमसी अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय व्यू, ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट जिसको सारे चीज पता है। जब आप बिल्डर को लेके आते हो तो बिल्डर के पास अलग अलग 15-20 कंसल्टेंट होते हैं। उसके पास डिजाइन आर्किटेक्ट होता है, लाइजन आर्किटेक्ट होता है, लैंडस्केप डिजाइनर होता है, इंटीरियर वाला होता है, एमईपी कंसल्टेंट रहता है, आरसीसी कंसल्टेंट रहता है। यू डोंट हैव द लिबर्टी एज अ सोसाइटी या एज टेनेंट, आपके पास उतना लिबर्टी या उतना फंड्स नहीं होता।
तो आपके पास दो कंसल्टेंट रहते हैं, एक है जैसे अमित मेहता जी है, उनका बड़ा फर्म है, ऐसे कोई लॉयर है जो आपको लीगल पूरा गाइडेंस देंगे, और दूसरा आपके पास एक आर्किटेक्ट रहता है, और वो आर्किटेक्ट को सारा नॉलेज होना जरूरी है। जो बिल्डर 15 कंसल्टेंट से ले रहा है वो सारा नॉलेज वो एक आपके आर्किटेक्ट को होना चाहिए। उसको प्लानिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसको लेटेस्ट बीएमसी पॉलिसीज का नॉलेज होना चाहिए। जैसे तरुण मोटा साहब ने भी बताया कि कल रात को नया गाइडलाइंस क्या आया, नया सर्कुलर क्या आया कल शाम को, उसके हिसाब से मेरे प्रोजेक्ट को क्या अफेक्ट होगा, वो सारे चीज उसको पता होना चाहिए। सो योर टैगलाइन व्हाट वी गिव सम पंचलाइन और यू कैन से योर मोटोज आप लिख सकते हो कि भाई व्हेन यू अपॉइंट अ पीएमसी फर्स्ट ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, जो प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर रहा है। वो आर्किटेक्ट हो भी सकता है बट ही मे नॉट बी अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, बट यू शुड हैव अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट जिसको प्लानिंग, डिजाइनिंग, बीएमसी का, लाइसेंसिंग का, कंस्ट्रक्शन का, हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है उसके अंदर, बिकॉज यू हैव ओनली वन पर्सन। आपके पास वो एक ही बंदा है जो आपको शुरू से एंड तक हर चीज में गाइड करेगा, एंड आप उसी पे डिपेंडेंट हो। सो बी वेरी क्लियर, इफ यू अपॉइंट अ राइट पीएमसी यू विल 99% you will not face major issues उसके अंदर. So this is the first criteria. Then what once you appoint the PMC, you are supposed to call for 3 offers. बड़ा सोसाइटीज रहेगा तो आजकल तो 50-50 भी पीएमसी के ऑफर्स आते हैं, बिकॉज वी हैव सीन, मैं नाम नहीं लूंगा, देयर आर रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हु हैव बिकम पीएमसी, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर पीएमसी, बहुत सारे लोग हैं नॉन टेक्निकल पीपल हु हैव बिकम पीएमसी उसके अंदर. सो डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, डू नॉट अपॉइंट द नॉन टेक्निकल पीएमसीज. सेकंड, बहुत बार सोसाइटी गलती करता है, जैसे उन्होंने बिल्डर का ऑफर बताया, सेम चीज आर्किटेक्ट अपॉइंट करने के टाइम पे भी सोसाइटी मेक्स द सेम मिस्टेक. अरे इसका 50,000 रुपए का कोटेशन आया, ये 20,000 में हमको फिजिबिलिटी कर दे. वो 20,000 में क्यों करके दे रहा है? क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है, उसको सिर्फ अंदर घुसना है. उनका मोटो क्या रहता है, नॉन टेक्निकल पीएमसी आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, जो हम लोग लास्ट 15 साल से देख रहे हैं. आफ्टर 2009 का सर्कुलर आया, लॉट्स ऑफ नॉन टेक्निकल पीपल हैव एंटर्ड. उनका एक ही फंडा रहता है, अंदर घुसने का सोसाइटी में, अपना बिल्डर लेके आने का, मेरे को क्या मिलता है वो देखने का, सोसाइटी रहती नहीं. So be very clear when you appoint, if you appoint the right PMC, right architect, तो आपका 90% इश्यू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो हर स्टेज पे आपको हर चीज का नॉलेज देगा, हर चीज में गाइड करेगा. वंस यू कॉल फॉर दिस आर्किटेक्ट्स एंड पीएमसी, आप ऑफर मंगाते हैं, उसके बाद का स्टेज है कि आप उनके बीच का एक लास्ट 1 या 2 आर्किटेक्ट का आप प्रेजेंटेशन रख सकते हो. प्रेजेंटेशन में जैसे हम बिल्डर को बोलते हैं कि हम बिल्डर का प्रोजेक्ट देखेंगे अपॉइंट करने के पहले, आपके आर्किटेक्ट का भी प्रोजेक्ट देखो, कितना काम उसने किया हुआ है, वेदर उसने प्लानिंग डिजाइनिंग का उसको नॉलेज है, उसको लाइजनिंग का नॉलेज है, क्योंकि ये सारे चीज जब आप आगे बढ़ोगे बिल्डर के साथ तो उसको पता होना चाहिए. अगर उसको प्लानिंग डिजाइनिंग नहीं आता तो प्लानिंग के स्टेज पे वो क्या बोलेगा? अगर बिल्डर आपको कोई भी प्लान बना के देता है जो आपके एम्यूनिटीज या आपके इच्छा के अनुसार नहीं है या आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? उसको प्लानिंग नहीं आता उसके अंदर, वो क्या बोलेगा? हाँ वो ऐसे ही बैठेगा, इससे आगे कुछ बैठ नहीं सकता. बराबर है, इसने बनाया वो, it is not possible because there is a very basic difference. As a layman you have to understand कि खाना चखना एक चीज है और खाना खुद बनाना एक चीज है. उसके अंदर चखने का बहुत इजी है, किसी ने आके बोल दिया हाँ इसमें नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, और किसी ने सामने आपकी वाइफ ने बोल दिया एक काम करो खुद बनाओ, तो आपको आता नहीं आता 90%. बराबर. तो पीएमसी का यही इश्यू, उसको खुद को वो चीज करने आती नहीं है. ही जस्ट गोज एंड चेक कि भाई बिल्डर ने कुछ किया, मैंने चेकिंग किया, हाँ बराबर है, सोसाइटी को बोल दो बराबर है, अपना मंथली पेमेंट मिल रहा है वो लो, और अपने को जो मिलता है बिल्डर से वो लेके नहीं गए. सो यू शुड हैव अ राइट पीएमसी, अ राइट आर्किटेक्ट हु कैन गाइड यू ऑन ऑल दिस थिंग्स. सो डोंट मेक अ मिस्टेक कि फर्स्ट स्टेप पे आप मिस्टेक करोगे, आगे सारे स्टेप पे, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट, आप उसके ऊपर भरोसा रख के चलोगे, उसके ऊपर भरोसा रख के चलोगे, उसी को नॉलेज नहीं है, वो आपको मिसगाइड करेगा. सो बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू आर डूइंग उसके अंदर. Once you appoint the architect, what is the role of that architect? As a society's architect, as a PMC, उसका काम क्या है, आपको किस किस चीज में गाइड करेगा, उसके बारे में एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ. वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम लोग काफी डिटेल में जा सके. उसके अंदर एक ओवरऑल व्यू आई विल गिव यू. फर्स्ट थिंग इज व्हाट योर पीएमसी और आर्किटेक्ट शुड डू फॉर यू. फर्स्ट, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ही इज सपोज्ड टू स्टडी ऑल द डॉक्यूमेंट्स. वो आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देगा कि भाई आपको रीडेवलपमेंट के लिए आगे जाना है, तो यू शुड हैव दिस 10-15 डॉक्यूमेंट्स. आपके पास समझो उसमें से 5 ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, बाकी का डॉक्यूमेंट आपका आर्किटेक्ट पीएमसी आपको गाइड करेगा कहाँ से लेना है, आपको पूरा हेल्प करेगा कि कहाँ से पीएमसी से मिलेगा. ऑफ कोर्स द पेमेंट इज टू बी मेड बाय द सोसाइटी, लेकिन कौन से रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट क्राइटेरिया. कहीं पे स्टेटस ऑफ रोड इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आरएल रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है, कहीं पे डीपी रिमार्क्स विल मेक अ डिफरेंस,
let your architect decide that कि what is important. Based on all those documents जो आपके पास अवेलेबल है, आपके चुने प्लान्स जो आपके एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के प्लान्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें फंजिबल फ्री मिलेगा नहीं मिलेगा, वेदर ओसी हुआ था नहीं हुआ था, आप कौन से गाइडलाइंस में जा रहे हो, कौन से रेगुलेशन के अंदर में जा रहे हो. बेस्ड ऑन दैट योर आर्किटेक्ट विल गाइड यू कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करने चाहिए. एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोक्योर हो गए, उसके बाद पीएमसी आर्किटेक्ट का काम है वो आपको उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा इन डेप्थ. ऐसा नहीं कि मैं 2 पेज का फिजिबिलिटी आपको एरिया स्टेटमेंट बना के दे दिया. मैक्सिमम सोसाइटी को इंटरेस्ट क्या रहता है, भाई लास्ट पेज दिखाओ ना यार हमको कितना मिल जाएगा, एरिया कितना मिलेगा, भाड़ा कितना मिलेगा, पर्पस कितना मिलेगा. डोंट गो फॉर दैट, अंडरस्टैंड द एंटायर. आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो निकाले, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डीपी में हमारा स्टेटस क्या है, रोड का स्टेटस क्या है, हमको एफएसआई कौन सा मिलेगा. And plus, after this DCPR 2034 and various, there have been various policies after that, various circulars, amendments after that. There are various policies और regulations है जिसके अंदर आप redevelop कर सकते हो. तो whether आप tenanted हो तो आप 33(7)(a) में जाओगे, आप सोसाइटी हो तो 33(7)(b) में जाओगे, आप माड़ा हो तो 33(5) में जाओगे. whether मेरा बड़ा प्लॉट है तो कैन आई गो इनटू क्लस्टर में, क्लस्टर में जा सकता हूँ 33(9) में. और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एफएसआई, आपको एफएसआई ज्यादा मिल रहा है 33(11) में, तो वेदर आई शुड गो फॉर 33(11). ये सारा काम आपके पीएमसी आर्किटेक्ट का है आपको बताने का. एंड आस्क फॉर अ कंपैरेटिव फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि भाई अंडर डिफरेंट रेगुलेशन व्हाट आर द रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू अस जिसमें हम जा सकते हैं, एंड गिव अस अ कंपैरेटिव फिजिबिलिटी रिपोर्ट कि भाई अंडर दिस रेगुलेशन हमको क्या मिलेगा, अंडर दिस रेगुलेशन क्या मिलेगा. तो आपको एक क्लियर कट आइडिया आएगा कि भाई हाँ ये रेगुलेशन में जाएंगे तो ये है, ऑफर ज्यादा मिलेगा, लेकिन हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है उसके अंदर. तो प्लस और माइनस क्या है, ये पॉलिसी में जाएंगे तो प्लस क्या है, माइनस क्या है, ऑफर ज्यादा मिल रहा है लेकिन सामने कुछ ना कुछ तो है. एफएसआई कोई भी फ्री में नहीं देता है, वेदर इट इज एसआरए, बीएमसी, माडा, एनीबॉडी, सी नथिंग इज फ्री. यू आर पेइंग समथिंग फॉर इट, आइदर बाय वे ऑफ पीटीसी या कुछ आप यूनिट्स हैंड ओवर कर रहे हो, वो हमारे प्लॉट में हैंड ओवर होंगे, कहीं पे बाहर हैंड ओवर होंगे. 33(12)(a)(12)(b) वाला भी स्कीम है, वेदर दैट इज प्रेफरेबल फॉर यू, नॉट प्रेफरेबल फॉर यू. ये सारा चीज आपका पीएमसी आर्किटेक्ट आपको बताएगा उसके अंदर. एंड दिस ऑल दिस थिंग्स शुड कम इन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट. तो योर फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुड बी अ डिटेल रिपोर्ट उसके अंदर, क्योंकि वो प्रोडक्ट वैल्यूएशन है उसके अंदर. आपको ये मार्केट में लॉन्च करना है तो ये 100 रुपए में जाएगा, 1000 रुपए में जाएगा, आपको नहीं पता. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन. सिमिलरली बाजू के प्लॉट में 30% मिला, इसको 50% मिला, इसमें मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं. आपके प्लॉट में कौन सा रेगुलेशन एप्लीकेबल है, आपको आप ओवर कंज्यूम्ड हो, अंडर कंज्यूम्ड हो, 1 एफएसआई कंज्यूम्ड है, ये सारा स्टडी करने के बाद डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने का, तो आपको पूरा वैल्यूएशन आपको समझ में आएगा. तो जब आप डेवलपर के साथ नेगोशिएशन के लिए बैठोगे तो यू आर क्लियर कि भाई हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेवलपर के पास से. जब आपके फिजिबिलिटी रिपोर्ट में समझो 35% आया फॉर एग्जाम्पल, फिर ये जो इश्यूज हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई किसी ने अगर 30% दिया अच्छे ब्रांड ने, हम उनसे बार्गेन कर सकते हैं, अरे सर थोड़ा ऊपर आइए, आप अच्छा ब्रांड हो, हम आपके साथ जाना चाहते हैं. आप 30 नहीं, हमारा फिजिबिलिटी 35 था, आप 32 33 कहां तक आते हो उसको कीजिए. लेकिन अगर आपका फिजिबिलिटी 35 है और कोई बिल्डर आपको बोल रहा है कि भाई मैं 60% हूं, दैट मींस आइदर योर आर्किटेक्ट हैज मेड अ मिस्टेक व्हिच इज नॉट पॉसिबल. अगर आपने प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट सिलेक्ट किया तो वो मिस्टेक नहीं करेगा, बिकॉज़ डे इन डे आउट वो ऐसे 1000 प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनको पूरा आइडिया रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना एफएसआई मिलेगा, उसका कॉस्टिंग क्या है, बीएमसी प्रीमियम्स क्या है. I'll go to that also. We'll go to that also. लास्ट में अपन जाते हैं उसके ऊपर भी, और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी हम जाएंगे उसके अंदर. आपका जब तक सारा क्वेरी सॉल्व नहीं होगा वी आर देयर. तो वो जब आप ऑफर के लिए जब जाते हो तो बी वेरी क्लियर, आइदर सी. तो अगर आपने सही आर्किटेक्ट अगर अपॉइंट किया है तो दैट शुड नॉट बी एन इश्यू. तो फिर वो बिल्डर हमको 60 क्यों दे रहा है भाई, सब 35% दे रहा है तो अकेला के 50-60 क्यों दे रहा है. मतलब एक है कि वो एंटर लेना चाहता है, वो एरिया में एंटर होना चाहता है, सोसाइटी में एंटर होना चाहता है, और एंटर होने के बाद आज नहीं तो कल देयर इज अ 99% पॉसिबिलिटी एक साल के बाद आपको बोलेगा नहीं अभी ये रेगुलेशन नहीं, अभी वो एसआरए वाले ये रेगुलेशन में मैं स्कीम लेके जाऊंगा, अभी आपको तो ऑलरेडी हायर ऑफर दिया है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो अगर ऑफर कम करवाएगा, रिवाइज डीए में जाएगा, सप्लीमेंट्री डीए जाएगा, समथिंग और द अदर गिमिक कम आउट उसके अंदर. सो ये सारे स्टेजेस में आपको अलर्ट रहना है कि भाई क्यों हमको क्यों दे रहे हैं, सब 30-35% दे रहे तो अकेला के 50-60% क्यों दे रहे हैं. वो क्वेश्चन हमको आना चाहिए कि भाई वो क्यों हमको फ्री में बांट रहा है, राइट. सो सोसाइटीज हैव टू बी, आपको भी थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, आपको भी सोचना है आपके पीएमसी के साथ में कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है उसके अंदर. आप अगर वो फील्ड से नहीं भी है, आप लेमैन भी है, फिर भी हम किसी के सामने बैठते तो हमको समझ में आता है whether that person is
सही बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, इज टेकिंग अस फॉर दिस, कुछ भी आपको समझ में तो आएगा कि भाई ये कुछ तो अपने को बोल घुमा रहा है उसमें। सो बी अलर्ट, अपॉइंट अ राइट पीएमसी, डू योर प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी प्रॉपरली उसके अंदर। आई हैव सीन सोसाइटीज जहाँ पे सोसाइटी पीएमसी को डिक्टेट करता है, अरे सर आप 35 मत लिखो, फिर हमारे सोसाइटी में अप्रूव नहीं होगा, आप मिनिमम 45 लिख के दो उसमें। एंड पीएमसी इज राइट एंड गिव आल्सो, क्योंकि उसको क्या आगे अपॉइंटमेंट। सो डोंट गो फॉर सच प्रोफेशनल, जेन्युइन प्रोफेशनल रहेगा वो कभी भी ऐसा काम नहीं करे, वो क्या बोलेगा भाई नहीं कर रहा है अपॉइंट, आगे मत करो उसके अंदर। बट जो आपको मिल रहा है, आई विल गिव यू द राइट पिक्चर, ट्रू पिक्चर, सो गो फॉर राइट कंसल्टेंट। एक बार आपका फिजिबिलिटी हो गया, then the next stage is once your feasibility is accepted by your managing general body उसके अंदर, the next stage is you go ahead for tendering. Either you can go for closed tendering, open tendering, वो सब बड़े सब्जेक्ट्स हैं, but we will generally go for open tendering जहाँ पे पेपर नोटिस वगैरह होता है, टेंडर या आरएफपी या ईओआई डॉक्यूमेंट बनेगा, टेक्निकल बिड, कमर्शियल बिड बनेगा उसके अंदर। योर आर्किटेक्ट पीएमसी विल गाइड यू ऑन द एंटायर प्रोसेस उसमें, एंड ही विल मेक द टेंडर। एंड द टेंडर का भी वो काफी डिटेल प्रोसीजर है उसमें। आई थिंक सम अदर टाइम वी कैन टेक अ सर्किट लिस्टिंग प्रोग्राम ऑन दैट आल्सो, कि टेंडरिंग वगैरह कैसा होना चाहिए। एक बार ये पूरा टेंडरिंग प्रोसीजर बनेगा, मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टेंडरिंग में कि टेक्निकल बिड में हम हमारा टेक्निकल डिटेल्स बिल्डर को देते हैं कि भाई हमारे सोसाइटी के ये पॉइंट्स हैं, हमारे टेक्निकल बिल्डिंग का या ये पॉइंट्स है, और हम उनके टेक्निकल डिटेल मंगवाते हैं, उनका फाइनेंशियल डेटा मंगवाते हैं कि भाई लास्ट 4-5 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट दो। अगर तूने नया कंपनी में प्रपोज किया है तो तुम्हारा जो भी सिस्टर कंसर्न या मदर कंसर्न है उसके डिटेल्स हमको दो। लिटिगेशन हिस्ट्री, जैसे अमित भाई ने हमको समझाया कि भाई उसके जो भी लिटिगेशन मैटर्स है वो भी हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम लिखो, प्लस वी गेट इट चेक थ्रू अवर लॉयर कि भाई उसका कोई विद रिस्पेक्ट टू रीडेवलपमेंट लिटिगेशन है या नहीं है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं लास्ट 5 साल में, आपके साइज ऑफ प्रोजेक्ट के, आपके रेगुलेशन वाले रीडेवलपमेंट में, वो सारे चीज मंगवाई है। एंड खाली उसके बोलने पे मत जाइए, उसका सीसी और ओसी को कंपेयर कीजिए, सीसी का डेट ओसी का डेट आप कंपेयर करोगे, आपको कोई कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़े, आपको खुद समझ में आएगा कि भाई 2009 का सीसी था, 2016 में ओसी लिया, मतलब उसको 7 साल लगा था, 3 साल में कुछ कंप्लीट नहीं किया। सो ऑल दिस थिंग्स आर स्मॉल थिंग्स, यू हैव टू बी अलर्ट, और आपको वो चीजों पे ध्यान देना है। ऑफ कोर्स आपका राइट आर्किटेक्ट पीएमसी रहेगा तो ही विल एंटायरली गाइड यू ऑन ऑल दिस थिंग्स। प्लस योर पीएमसी एक जो 79 ये प्रोसीजर है, अल्टीमेटली इट विल गेट कल्मिनेटेड इनटू द रजिस्टर एनओसी। तो रजिस्टर एनओसी के लिए जो 15-20 डॉक्यूमेंट लगते हैं, सो योर पीएमसी शुड मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट दोज डॉक्यूमेंटेशन राइट इन द स्टेज ऑफ ऑल दिस। जो आप पीएमसी के लिए कॉल करते हो, आप जनरल बॉडी रेजोल्यूशंस पास करते हो, वो सारे के कॉपीज रखने हैं, कौन से मीटिंग्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, कैसे एजेंडा उसका तैयार करना है, कैसे लोगों को, भले नॉन कंसेंटिंग मेंबर्स रहेंगे, कंसेंटिंग मेंबर्स रहेंगे, उनको कैसे भेजना है, अगेंस्ट वाले मेंबर्स रहेंगे उनको कैसे भेजना है, एंड कीप एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड, हाउ टू कीप ऑल द कॉरेस्पॉन्डेंस इन ईमेल और बाय रिटन कम्युनिकेशन। ये सारा चीज आपके पीएमसी का काम है जो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा, सो दैट in case if 2 members go in court after all this procedure, so you have all the paperwork ready, whether you have taken register NOC or you have not taken, if you have done your procedure correctly, the court will always stand by you. That is my this thing, noting which we have seen in this many years. अगर आपने procedure properly follow किया है, then बहुत जल्दी वो matter resolve हो जाता है उसके अंदर। So even if there are non-consenting members, you don't have to worry for it. ये office bearers का काम है transparently काम करना, अपने सारे मेंबर्स को ट्रांसपेरेंटली हर चीज बताना, कौन से स्टेज पे एसडीएम बुलाना है, एसडीएम में क्या क्या प्रेजेंट करना है, ये सारा चीज आपका आर्किटेक्ट पीएमसी आपको गाइड करेगा हर एक चीज। वंस यू डू द टेंडरिंग स्टेज एंड ऑल, आपके पास 10-15-20 बिल्डर जो भी आएंगे बेस्ड ऑन योर साइज ऑफ प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑल यू हैव टू शॉर्टलिस्ट द। शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे ध्यान रखें, कमर्शियल ऑफर सबको दिखता है, पहले तो कमर्शियल ऑफर सबका ध्यान उसी पे रहता है, लेकिन वो बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट किए उसके अंदर, whether he is capable of doing your size of project technically first of all, उसको नॉलेज है, उसने ये साइज के प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। हमारे पास बहुत सारे बिल्डर्स आते हैं जिसने 500,000 मीटर के प्लॉट किए, लेकिन 6,000 मीटर के प्लॉट की टेंडर में भी वो घुसना चाहता है, बिकॉज ही वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट मीटिंग। अरे मेरे को एक चांस दो, मैं करूंगा उसके अंदर, लेकिन वो मैं एक चांस या वो जो भी है वो मेरे सोसाइटी के साथ मैं क्यों लूं, ट्रायल क्यों लूं उसके अंदर। You do, आप 1000 से 2000 पे जाओ, 4000 पे जाओ, then we will give you a chance in 6000 also. पहले आपको देखना है technically whether that builder has that kind of technical background to handle this size of project. First, financially whether he is capable of handling this kind of project. अगर आपका project cost 500 करोड़ है, तो minimum अगर उसके जेब में 100 करोड़ भी अगर नहीं है, उसका टर्नओवर वो टाइप का नहीं है, तो you should not go ahead for
those developers उसके अंदर go ahead for developers who are capable technically and financially for your size of project उसमें उनके साइट विजिट कीजिए साइट विजिट में भी we usually suggest आप मिनिमम आपके पीएमसी आर्किटेक्ट के साथ जो भी शॉर्टलिस्टेड बिल्डर्स है उनके 3 साइट विजिट कीजिए एक जो 4-5 साल पहले कंप्लीट हुआ नॉट मोर देन दैट ऑल्सो नॉट 1 ईयर बैक ऑल्सो वो आपको दिखाएगा अरे अपनी सर 6 महीने पहले इसका हो गया सबको टका टकेगा आपको लगेगा बहुत अच्छा काम 4-5 साल पहले के प्रोजेक्ट में जाइए वहां पे देखिए कि 3-4 साल के अंदर लीकेज सीपेज आना शुरू हुआ है उसके चेयरमैन सेक्रेटरी को मिलिए कि आपको 36 मंथ्स बोला था तो 36 मंथ्स में आप वापस आए थे कि आपको 5 साल लगा रीच दोस चेयरमैन सेक्रेटरी गो एंड चेक दोस बिल्डिंग्स उसके अंदर कि 5 साल के अंदर तो लीकेज आना शुरू ही नहीं हुआ 20 साल के बाद हो भी सकता है उसके अंदर 15-20 साल के बाद आता है कुछ ना कुछ रहेगा सो चेक अ साइट which is 4 to 5 years old so you come to know check in under construction site so you come to know कि वो क्या टाइप का मटेरियल वो यूज कर रहा है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका कैसा है सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह वो कर रहा है नहीं ले रहा है एवरीथिंग एंड थर्ड जो साइट विजिट है बहुत सारे बिल्डर्स आएंगे जो बोलेंगे सर मेरे पास 24 प्रोजेक्ट है आपका मिल जाएगा मेरा 2500 हो जाएगा सिल्वर जुबली हो जाएगा उसका मीनिंग क्या है वो बड़ा बिल्डर है हो सकता है बड़ा बिल्डर लेकिन उसका मीनिंग है कि मेरा नंबर 25th है लाइन वो पहले आगे के 24 प्रोजेक्ट का जब तक वर्किंग नहीं होगा तब तक मेरा नंबर नहीं लगना उसमें वो मुझे डीए में घुमाएगा प्लानिंग में घुमाएगा कैश फ्लो उसका वर्कआउट नहीं होगा वो बिजनेसमैन एट अ टाइम वो 25 सोसाइटी एक साथ चालू करेगा देयर आर वेरी फ्यू बिल्डर्स हु हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी टू डू दैट मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ गो उसके अंदर सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई वो क्या कर रहा है क्यों क्लियर है उसका कैपेसिटी है अगर उसने ऑलरेडी तो उसके जो पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट्स है उसका भी लिस्ट मंगवा कि भाई कितने प्रोजेक्ट्स तो आज तक ले चुका है लेकिन अभी तक फ्लोर पे नहीं गया उनके चेयरमैन सेक्रेटरी को मिलिए कि आप 2 महीने से पाइपलाइन में हो कि 2-3 साल से पाइपलाइन में ही हो कि आपने सिलेक्ट किया तो उसको 2022 में 2024 हो गया अभी तक वो प्लानिंग और डीए में घूम रहे 2 साल से कुछ कर नहीं रहा आगे उसके अंदर सो ऑल दिस थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस कि हाउ यू सिलेक्ट योर बिल्डर नेवर सिलेक्ट योर कंसल्टेंट और बिल्डर बेस्ड ऑन देयर ऑफर उनका कैपेसिटी देखिए एंड देन द ऑफर इज ऑलवेज यू कैन ऑलवेज बार्गेन और व्हाटएवर नेगोशिएट द बेस्ट यू so this is how you shortlist presentation वगैरह होगा and then you can select the best builder according to you ultimately as a society जब आप जाते हो tenant के लिए अलग है society के लिए जब आप जाओगे तो you are the owner you should not forget you are the owner of the building no consultant or architect is going to dictate you final call final decision हमेशा आपका है उसके अंदर we always give an example according to me the best consultant of all time was भगवान कृष्ण see भगवान कृष्ण ने खुद हथियार नहीं उठाया कभी भी हथियार अर्जुन को ही उठाना उसके अंदर उनका काम था गाइडेंस कि भाई राइट टाइम पे राइट जगह पे मुझे उसको लेके जाना है कौन सा चीज करना है नहीं करना है यहाँ पे जाना है नहीं जाना है ये प्रोसीजर तेरे को करना है ये नहीं करना है सो योर कंसल्टेंट शुड बी लाइक दैट एंड अल्टीमेटली यू आर द ओनर फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होगा कोई और थर्ड पर्सन आके आपको डिक्टेट नहीं कर सकता राइट सो दिस इज अप टू सिलेक्शन ऑफ डेवलपर के बाद 3 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू अस हमारा रहता है प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है कंस्ट्रक्शन स्टेज एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन अभी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द एंटायर रीडेवलपमेंट प्रोसेस आपको बहुत सारे पीएमसीज आके बोलेंगे आई विल नॉट गिव द नेम्स एंड व्हाट काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स विल टेल यू दिस बट वो बोलेंगे अरे कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पूरा चेकिंग करेंगे और मेरे पास ये डिग्री है और मैं वो चेकिंग करूंगा ये चेकिंग करूंगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर आपने अच्छा डेवलपर सिलेक्ट किया है ऑफ कोर्स वी शुड चेक तो वो बाय डिफॉल्ट अच्छा काम करने वाला है लेकिन अगर आपने प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में अगर लूज एंड्स छोड़ा है उसके अंदर कहीं पे भी तो यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स आप कितना भी कंस्ट्रक्शन में चेकिंग कर लो आप उसको कभी पकड़ नहीं पाओ सो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या फाइनल होता है पहला आपका प्लानिंग फाइनल अगर आपके ओनरशिप के कुछ इश्यूज है समझो नाम नहीं चढ़ा है पीआर पे कन्वेंस आ गया था डील कन्वेंस आ गया था बाकी था वो सारा चीज बिल्डर क्लियर करेगा जो भी आपने उसको गाइडलाइंस दिए होंगे टर्म्स दिए होंगे टेंडर के अंदर उसमें तो सबसे पहले आपका जो ओनरशिप रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है दोस विल गेट फाइनलाइज्ड योर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपके नीड के हिसाब से आपके आर्किटेक्ट पीएमसी के साथ बैठ के आपको प्लानिंग आपको फाइनल करना है प्लानिंग के हिसाब से आपके म्युनिसिपल ड्राइंग्स फाइनल होंगे तो म्युनिसिपल ड्राइंग्स वगैरह एज पर प्लानिंग है नहीं है यू हैव टू फाइनलाइज ऑल दोस थिंग जैसे अमित मेहता जी ने बताया आपका ये होगा between the society and the developer first you will give either an LOI or an MOU and then
ड्राफ्ट एक्सचेंज होंगे और देन यू विल गो टू द डीए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द डेवलपर. सो योर डीए विल गेट फाइनलाइज्ड, तो लॉयर विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ओवर देयर. उसके अंदर आपके म्युनिसिपल ड्राइंग के हिसाब से राइट अप टू कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, फायर एनओसी, आपके कमिश्नर अप्रूवल अप टू आईओडी, एवरीथिंग वी कॉल प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज. उसके अंदर उसमें तो ये सारे चीज आपके फाइनल होंगे. और जैसे ही आपका आईओडी वगैरह आता है तो आपका पी ट्रिपल जो परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट है, व्हिच इज अ इंडिविजुअल एग्रीमेंट. फर्स्ट इज सोसाइटी टू डेवलपर डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंड देन डेवलपर टू इंडिविजुअल मेंबर्स इज पी ट्रिपल. तो जो आपका नया फ्लैट बनेगा उसका आपका एग्रीमेंट है उसके. तो ये सारे चीज आपके ये प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में फाइनल हो. प्लस अब जो हम हमेशा बोलते हैं और आपने भी, आप जब भी आप आगे जाओगे रीडेवलपमेंट के लिए, ऑफ कोर्स आपका आगे पीएमसी भी आपको गाइड करेगा. आपको जैसे अमित मेहता जी ने बताया कौन से गारंटीज लेने हैं. परफॉर्मेंस गारंटी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बैंक गारंटीज है, लीन करने हैं फ्लैट्स, वो सारे चीज भी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में फाइनल होंगे. प्लस जितना एफएसआई आपने उसको बोला है कि भाई इतना एडिशनल एफएसआई या इतना टीडीआर तेरे को मिनिमम लोड करना है हमारे सिक्योरिटी के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, वो सारा चीज भी प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में वी यूजुअली से कि भाई आईओडी या सीसी के स्टेज पे आपको हमको क्लियर करके दो. तो अगर ये आपने बिल्डिंग वेकेट करने के पहले ये सारे चीजों को राइट टिक किया प्रॉपर्ली उसके अंदर, तो यू विल नॉट हैव मेजर इश्यूज इन द. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इश्यू नहीं आएगा, आ सकता है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे बाद में भी, लेकिन 99% यू विल बी थोड़ा सा काफी स्मूथ रहेगा आपका प्रोसेस. सो ये प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपको बहुत टेक्टफुली जाना है. वो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपका लॉयर, आपके आर्किटेक्ट, पीएमसी और आपका जो भी मैनेजिंग कमेटी है, सारे के मैक्सिमम इनपुट्स लगेंगे उसके अंदर. एंड यू हैव टू गो प्रॉपर्ली, कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना है व्हेन यू फाइनलाइज थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपका बिल्डिंग डिमोलिश होगा उसके बाद जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा गया है वो ही पढ़ा जाएगा. उसने अरे आपने तो मीटिंग में ऐसा बोला था, आपने तो बोला था ये करेंगे, वो कोई चीज नहीं होता. आपका कॉर्पस जो हार्डशिप कॉम्पेंसेशन है वो सारे चीज कब रिलीज होंगे, ये सारे चीज आपका प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में फाइनलाइज होगा. और काफी हद तक आप वेकेट करने के पहले आई थिंक एटलीस्ट 50% टू 75% गेट्स रिलीज, 50% तो हो ही जाना चाहिए उसके. तो ये प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका आर्किटेक्ट पीएमसी आपको बोलता है कि हाँ ये सारे चीज हमारे हो चुके हैं, आपका लॉयर आपको ग्रीन सिग्नल देता है एंड यू चेक ऑन साइट कि भाई आईओडी हो गया है, आईओडी के सारे कंडीशंस में मोर और लेस इज कंप्लीट. सो ही विल गिव यू 1 से 1.5 महीने का बिल्डर आपको नोटिस देगा और फिर आपको प्रीमाइसेस वेकेट करना है आपका एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस. तो ये एग्जिस्टिंग प्रीमाइस जैसे आपने वेकेट किया, यू अंडरस्टैंड एज अ लेमैन आल्सो कि आपने चाबी उसके हाथ में दिया, मींस आपका काफी हद तक कंट्रोल निकल जाएगा उसके बाद, बिकॉज़ ये आपका पोजीशन निकल गया उसके बाद. देन यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम टिल द टाइम ही गिव्स यू द न्यू प्रीमाइसेस. सो प्री कंस्ट्रक्शन में हर चीज को प्रॉपर्ली लॉक कीजिए थ्रू योर बोथ द कंसल्टेंट्स उसके अंदर, एंड देन यू वेकेट द प्रीमाइसेस एट द राइट टाइम. फिर वो सीसी लेगा, बिल्डिंग चुना डिमोलिश होगा, उसके बाद क्लीन सीसी मिलेगा उसको, एंड देन ही विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क. तो जब उसको सीसी मिल जाएगा उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेज शुरू होता है. कंस्ट्रक्शन स्टेज में you have to see to it that your PMC visits the site at least once a week. उसके अंदर every month you have a joint meeting or with him or have at least a project report from your architect PMC कि भाई क्या चल रहा है एक महीने के अंदर. See बहुत जो प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं कि भाई 36 मंथ बोला है उसका 72 मंथ्स हो गया, तो 2 महीने 2 साल के बाद डिले होना शुरू नहीं होता. वो 3 4 6 महीने में हमको समझ में आता है कि भाई 3 महीने में सिर्फ 1 महीने का काम हुआ है, 6 महीना हो गया उसमें सिर्फ उसने 2-3 महीने का काम किया है. So we usually have we ask the society कि भाई आप every at least quarterly you have a joint meeting with the builder. अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आपका आर्किटेक्ट पीएमसी बोल रहा है ठीक है एवरीथिंग इज गोइंग इन, ठीक है उसने 3 महीने में ये करना चाहिए था, हो गया, उसका फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ आ गया उसका, ओके वेल इफ इट इज गोइंग स्मूथली इट इज वेरी गुड. नहीं जा रहा है तो एवरी क्वार्टरली एटलीस्ट, और उससे जल्दी की जरूरत पड़े, हैव अ मीटिंग विद द डेवलपर. सी टू इट आपको उसको टाइट रखना पड़ेगा कि भाई क्या कर रहा है. सी आपका कंट्रोल नहीं है, वो आके आपको बोलेगा अरे ये इशू था, साइन नहीं मिल रहा था, ऑफिसर चेंज हो गया, रेगुलेशन में फर्क आया. इफ योर आर्किटेक्ट इज गुड ही विल बी एबल टू वैलिडेट दोस थिंग्स एंड टेल यू कि भाई हाँ उसने बोला वो सही है, सचमुच ऐसे ऐसे इश्यूज थे. अगर नहीं है, अगर आपका आर्किटेक्ट कॉम्पिटेंट नहीं है या आपका पीएमसी कॉम्पिटेंट नहीं है, तो क्या बोलेगा वो सर वो बोल रहा है बराबर ही रहेगा, वो तो इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ा बिल्डर है वो तो बराबर ही बोल रहा हो. सो यू शुड हैव अ गुड आर्किटेक्ट पीएमसी हु कैन चेक ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन स्टेज में खाली कंस्ट्रक्शन चेकिंग नहीं होता, देयर इज अप्रूवल चेकिंग आल्सो. एसआरए अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, बाकी सारे एजेंट जितने भी प्लानिंग अथॉरिटीज है ऑनलाइन भी चेकिंग होता है. तो उसने वो सारे अप्रूवल्स लिए, आपको जो प्लान बताए गए थे वो ही हिसाब से प्लान पुटअप हुए हैं, कुछ डिफरेंस किया है, फ्लोर इंटरचेंज किया है, कुछ
कुछ भी उसने वेरिएशन किया है which can affect you, all those things your architect PMC should check during the construction stage, plus the construction checking. तो आपका जो भी टाइम पीरियड है 2 साल 3 साल 4 साल based on the size of your project, that उतना टाइम लगेगा ये आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड है। उसके अलावा भी अगर वो डिले करता है तो डीए में अच्छे लॉयर बनेंगे, वो डिले के वगैरह के पेनल्टी क्लॉजेस वगैरह ऑलरेडी आपके डीए में सारे चीजें कवर होती है कि भाई उसने अगर डिले किया तो रेंट शुरू रखेगा, पर वीक पर मंथ क्या पेनल्टी हम लोग उसको लगाएंगे उसके अंदर, ये सारे चीज आपके डीए में कवर होते हैं। सो यू हैव टू कवर ऑल दोस पॉइंट्स थ्रू योर आर्किटेक्ट एंड ऑफ कोर्स योर लीगल कंसल्टेंट विल गाइड यू ऑन दैट, एंड योर आर्किटेक्ट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू चेक ऑल दोस थिंग्स, एंड इफ समथिंग इज मिसिंग आउट ही शुड गाइड यू। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है। लास्ट आता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपका पीएमसी आर्किटेक्ट का रोल क्या है? और आपका बिल्डिंग खत्म हो गया, बिल्डर आपको बोलेगा अरे आज 23 जून है, आप 1 जुलाई से आ जाओ सब लोग वापस, हो जाएगा। तो अमित जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई यू शुड नॉट शिफ्ट, वी आर ऑफ द सेम ओपिनियन, डोंट शिफ्ट इन योर न्यू प्रीमाइसेस टिल यू गेट पोस्ट उसके अंदर। मेनी अ टाइम्स वी टेल द बिल्डर ऑल्सो कि आप किसी को भी फिट आउट पोजीशन भी मत दीजिए, क्योंकि जैसे आप फिट आउट दोगे आपके 50 मेंबर में से 5 मेंबर कुछ ना कुछ करेंगे, पैसेज कवर करेंगे बाय डिफॉल्ट है, पता नहीं हमारे यहाँ पे मेंटालिटी है बस चोरी करो कवर करो, कुछ भी मिला छज्जा मिला कवर करो, बॉक्स ग्रिल निकालो बस कवर करो, एरिया अंदर ले लो आपका। मैंने देखा 1800 फुट का एक जन का फ्लैट अभी मैं गया था रिसेंटली, वन ऑफ माय 1800 या 2300 फुट का फ्लैट है उसका, इज कंबाइंड 2 फ्लैट्स, इतना बड़ा उसका फ्लैट है, उसका मेरे फ्लैट से बड़ा उसका बेडरूम है उसके अंदर, बट स्टिल कवर, बाथरूम के अंदर डक कवर। मैं क्या हुआ 2300 फुट में तूने और 10 फुट कवर करके मिला क्या था उसके अंदर, लेकिन टेंडेंसी है पीपल स्टार्ट कवरिंग। तो अगर आपने बिना ओसी के आप अंदर गए उसके अंदर तो यू विल हैव इश्यूज उसके अंदर, क्योंकि आपकी के 5 मेंबर करेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड देन सबका ओसी अटकेगा। हाँ उसको ओसी के बाद उसको कवर करना है, वो उसका लुकआउट है, क्योंकि फिर कंप्लेन अगर हुआ तो वार्ड को वो हैंडल करेगा, जिसने इसने कवर किया है मिसचिफ किया है वो वार्ड वाला उसका तोड़ेगा आके, या उसको जो भी उसको करना है वो बातचीत करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई फिट आउट पोजीशन भी मत दो, अगर देते क्योंकि फिट आउट पोजीशन लेके लोग अंदर घुस जाते हैं, मॉड्यूलर किचन का काम करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, और वो अंदर रहना शुरू कर देते हैं। सो टर्म्स कंडीशन वेरी क्लियर, जब तक फुल ओसी नहीं आएगा हम अंदर एंटर नहीं होंगे। जहां तक पॉसिबल है रेसिडेंस के लिए, शॉप्स के लिए पार्ट ओसी लेके शॉप को वो लोग एंटर कर देते हैं। तो ड्यूरिंग जो ओसी का स्टेज आता है, जब आपको बिल्डर बोलता है कि भाई नाउ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड मैं ओसी ले रहा हूँ, वो टाइम पीरियड में आपके आर्किटेक्ट पीएमसी को क्या करना है, एक स्नैक लिस्ट बनाना है। समझो आप 50 मेंबर हैं, तो सारे 50 मेंबर के फ्लैट में क्या क्या इश्यूज है आप खुद भी आपका फ्लैट चेक कर सकते हो। कहीं पे किसी का पेंटिंग नहीं हुआ है, कहीं पे कुछ सीपेज लीकेज बाकी रह गया है, कहीं पे प्लग पॉइंट नहीं लगाया लगाया चल नहीं रहा है, ये सारे चीज पेंट के छींटे हैं कांच के ऊपर, ये सारा एक स्नैक लिस्ट बनता है और वो बिल्डर को हैंड ओवर किया जाता है कि भाई ये सारे स्नैक लिस्ट को आप जब तक आप ओसी ले रहे हो, जो भी आपको 1-2 महीना लगेगा, वो टाइम पीरियड में ये सारे चीज आप क्लियर करो। प्लस through a private surveyor you can get your flats checked, through your architect you can get your flats checked। आपका फ्लैट चेक करवाइए कि भाई आपको 600 फुट अगर मिलने वाला था तो 600 मिला, 602 मिला या 585 मिला उसके अंदर, तो वो भी आप चेक करवाइए। उसके लिए भी अलग अलग रेगुलेशंस है, एंड ऑफ कोर्स आपके डीए में आपने क्या लिखा है, दोस ऑल कंडीशंस विल डिक्टेट। तो ये सारा चीज आपका होने के बाद आपका ओसी होगा। जैसा ओसी आ गया और जब आप बिल्डर आपको बोलता है कि अभी आपका फ्लैट्स रेडी है, तभी आपको शिफ्ट होना है। शिफ्ट होने के बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपका आर्किटेक्ट आपको क्या हेल्प करेगा उसके अंदर, एक है कि भाई आज हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे सोसाइटीज के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते अपने प्रोजेक्ट के, क्योंकि आज से 30 40 50 साल पहले लोग इतना अवेयर नहीं थे कि भाई ठीक है ना प्लान वगैरह है बीएमसी का था। आजकल सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो योर आर्किटेक्ट इज सपोज टू कलेक्ट ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम द डेवलपर। डेवलपर से सारे जो भी अप्रूवल्स है, आपके ओसी के प्लान्स है, ओसी लेटर है, वो सारा एक डिजिटाइज फॉर्मेट में छोटे से यूएसबी या हार्ड डिस्क में आप उसको स्टोर कर सकते हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा के लिए वो स्टोर रहेंगे, आपके रिकॉर्ड में रहेंगे, उसको हार्ड कॉपी का भी जरूरत नहीं है। एंड प्लस आपके जितने भी वर्किंग ड्राइंग्स, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, प्लस आपके सर्विस ड्राइंग्स है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग्स, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो भी आप कॉपी करके आपका आर्किटेक्ट आपको देगा उसके अंदर। आज नहीं 15 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी लीकेजेस जब आया तो वो टाइप के जो भी कंसल्टेंट, रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, वाटरप्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर, उसको जब आप वो ड्राइंग दिखाओगे तो उसको बराबर समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिकल लाइन कहाँ से गया, प्लम्बिंग का लाइन कहाँ से गया, ड्रेनेज का लाइन कहाँ से गया, तो बहुत इजीली वो चीजों को रिजॉल्व कर पाएगा। तो ये सारे चीज, ये जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में हो रहे हैं वो सारे चीज
आपको लेना है और आपको हाथ में चाबी मिलेगा, तब तक आपके आर्किटेक्ट पीएमसी का पूरा रीडेवलपमेंट में रोल रहता है। तो व्हेन यू गो अहेड फॉर दिस, आपको सिर्फ ध्यान रखना है आप कौन से रेगुलेशन में जाओगे। देयर आर वेरियस रेगुलेशंस उसके अंदर। आपका माडा रहेगा तो जैसे मैंने बताया 33(5), वो साथ में पूछा था कि भाई 10 रहेगा तो 7E में, 7B में 33(9) है, 33(11) है, 12A 12B है, 33(20) है, जिसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस आएंगे बहुत जल्दी। तो ये सारे रेगुलेशंस के अंडर अलग अलग आपको आर्किटेक्ट आपका गाइड करेगा बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट टाइप कि आप किसमें जा सकते हो। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पर्सन एज अ कंसल्टेंट आर्किटेक्ट एंड अ राइट पर्सन एज अ डेवलपर। अगर आपने सही आदमियों के साथ, अपने सही लोगों के साथ आपने काम किया तो योर जर्नी विल बी स्मूथ उसके अंदर। So this is the overall view of 79A and what PMC should do and PMC. Thank you. प्रणव शाह जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा, जैसे टॉपिक आपने देखा होगा, दिलीप पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, अमर जी मौजूद है, गोपाल भाई के साथ में उनकी पूरी टीम मौजूद है। सबका स्वागत करता हूं मैं बिहाफ ऑफ महासेवा रियल एस्टेट सर्कल और कोयसर जिमखाना। जैसे टॉपिक में आपने देखा होगा कि होल जर्नी ऑफ CHS रीडेवलपमेंट ऑफ मुंबई, जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, जिस तरह से मैंने बताया, तो यात्रा में जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट जैसे आपका फिजिबिलिटी, आपका 79A, DA, PAAA, ये सब आपको अमित मेहता जी, तरुण भाई मोटा ने और काफी हमारे जो है प्रणव साहब ने बहुत हाईलाइट किया है। फिजिबिलिटी से लेके ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक एक जर्नी होती है, गठबंधन होता है टेनेंट का और डेवलपर के बीच में, उसमें एक मार्गदर्शक जरूरी है, ब्रीज जरूरी है, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे लास्ट में, लेकिन एक लास्ट हमारे स्पीकर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्पीकर्स, पेटा के फार्मर प्रेसिडेंट रहे आर्किटेक्ट समीर हिंगू जी। समीर हिंगू जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ में आप बताएं कि FSI बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोटा मोटा तो समझा लोगों ने, लेकिन FSI भी लोग समझना चाहते हैं, आम आदमी है कि 2.7 जो FSI कॉमन FSI, वो उसके आगे क्या FSI कौन सी स्कीम में बैठेगा, और एक स्कीम अभी बड़ी अच्छी चल रही है वो भी लोग जानना चाहते हैं, 3311 क्लबिंग स्कीम है सर, क्या एरिया है इसका, 33(7)B से कैसे क्लबिंग होता है, ये DCPR जो है ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये भी जानना चाहते हैं। तो प्लीज वेलकम समीर हिंगू जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जितने भी स्पीकर्स आए हैं उनके निशाने पे PMC थे, तो आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि PMC हैज ऑलवेज टू बी अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। अभी सोसाइटी में PMC का जो सर्विस रहता है वो क्यों प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट क्यों नहीं अपॉइंट करते सोसाइटी, उसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि सोसाइटी की जो कमिटी रहती है उनको जो प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एज अ PMC जो काम करते हैं उनके ऑफिस में नहीं जाना होता है। वो PMC को रात को 9:30 बजे ऑफिस में उनके सोसाइटी में बुलाते हैं, 10:30 बजे बुलाते हैं, 12 बजे तक मीटिंग करते हैं। तो वैसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ बीमारी हुई है तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट चाहिए तो आपकी डेवलपमेंट कमेटी अच्छे प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट या PMC के पास अगर जाएगी तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा उसका फीडबैक मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो PMC की प्रॉब्लम है वो लोग सर्विस देते हैं, आप जब भी बुलाते तभी आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको जो सर्विस रहती है वो उनसे नहीं मिलती है। एक वो आपको एज अ सोसाइटी रीडेवलपमेंट कमेटी रहती है, वो ध्यान रखना है कि कभी भी एक बार दो बार एज अ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट या PMC आपके उधर आएंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन जनरली कंसल्टेंट के पास हमको जाना पड़ता है। तो आपको आपके प्लॉट का जो पोटेंशियल है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब आपको अच्छे से पता चलेगा। सेकेंडली, जब भी आप डीम कन्वेंस के लिए जाते हैं तो डीम कन्वेंस का एरिया एडवोकेट ड्राफ्ट तो बनाते हैं, लेकिन जो प्लान लगता है डीम कन्वेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अप्रूव प्लान के हिसाब से एरिया सेग्रीगेट करके डीम कन्वेंस होता है। ये मैं लेआउट होता है उसकी बात करता हूँ। तो तरुण भाई ने जैसे बोला था कि भाई एमिनिटीज एरिया, आरसी एरिया, रोड एरिया, वो सब आपका डीम कन्वेंस में आपके प्लॉट में क्या पोटेंशियल है वो आना जरूरी है। हमारे पास एक मलाडी की सोसाइटी आई थी जिसमें उन लोग का लेआउट आरजी का एरिया वो यूज कर रहे थे, कंपाउंड वॉल है, तो आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई 2500 स्क्वायर मीटर का उन लोग हकदार है। लेकिन जब हमने लेआउट प्लान देखा तो 2500 में से उनके पास खाली 1200 मीटर का
प्लॉट पोटेंशियल था, बाकी लेआउट आरजी था। तो जब भी आप डीम कन्वेंस के लिए जाएंगे तो ये जरूर देखना कि भाई लेआउट के साथ और कोई अच्छा आर्किटेक्ट जो लेआउट समझता है उसके पास आप सर्टिफिकेट लेना चाहिए और उसके बाद आपका डीम कन्वेंस का प्रोसेस होना चाहिए। अभी 35% जो फंजिबल की बात हुई थी, हर एक सोसाइटी के पास अगर अप्रूव प्लान रहेगा तो मेंबर को 35% बिल्टअप एरिया फ्री मिलता है, जो अराउंड 22 to 23% कारपेट उसका होता है। वो फ्री मिलता है, यानी वो पीएमसी की तरफ से फ्री है, लेकिन कभी कभी जब भी प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता है तो सोसाइटी मेंबर भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। बीएमसी ने किधर भी नहीं लिखा है कि भाई ये फ्री है, बीएमसी एरिया फ्री दे रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन, उसका ओपन स्पेस, एफिशिएंसी, वो सब डेवलपर को भरना पड़ता है। तो कभी कभी प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता है तो सोसाइटी भी कंट्रीब्यूट करती है थोड़े एरिया के लिए। अगर आपको वो फंजिबल नहीं दे रहा है डेवलपर, तो वो सेल में वो यूज नहीं कर सकता, ही कांट यूज द फंजिबल एरिया ऑफ रिएक्ट टेनेमेंट फॉर सेल कंपोनेंट, तो उसको उतना बैलेंस रखना पड़ता है। तो वो एक आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बात करूंगा एफएसआई की। 6 मीटर के रोड पे ओनली 1 एफएसआई प्लस फंजिबल इज परमिसिबल। अगर कोई भी सोसाइटी 6 मीटर के फ्रंटेज पे रोड है तो बीएमसी का नया रूल है कि भाई वो 6 मीटर का रोड 9 मीटर करना ही है। 9 मीटर का सैंक्शन होगा तभी आपका फाइल कमिश्नर के लिए अप्रूवल के लिए जाएगा। 9 मीटर का रोड के लिए 2 एफएसआई, 1 आपका प्लॉट पोटेंशियल, 0.5 टीडीआर और 0.5 गवर्नमेंट एफएसआई, वो 2 हुआ, और उसका फंजिबल अपन करेंगे तो 2.7 हुआ। 9 मीटर के रोड पे 2.7 अलाउड है। 12 मीटर रोड रहा, 12 मीटर रोड रहा तो 2.2 एफएसआई प्लस फंजिबल। 18 मीटर रोड रहा तो 2.4 प्लस फंजिबल, और 27.45 मीटर का रोड रहा, यानी 90 फीट रोड रहा, एसपी रोड है, लिंकिंग रोड है, वहाँ आपको 2.5 एफएसआई प्लस फंजिबल परमिसिबल होता है। ओके, तो जैसे जैसे रोड विड्थ बढ़ेगी वैसे वैसे एफएसआई बढ़ेगी, वैसे वैसे सोसाइटी का जो डिमांड रहता है डेवलपर के पास, वो 22% से लेके 35% तक आपको फिजिबिलिटी में बैठता है। ठीक है, अभी जहाँ कमर्शियल टेनेमेंट्स है तो कमर्शियल टेनेमेंट्स के जो विड्थ रहते हैं, वो जब रीडेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियसली हमको साइड मार्जिन, ओपन स्पेस ज़्यादा रखना होता है। तो कमर्शियल टेनेमेंट्स है तो आपको मन में ठान के रखना है कि भाई आपका 10 फुट का शॉप है तो वो 9 फीट ही वो मिलेगा। आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे 10 फीट ही विड्थ चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा सोसाइटी को भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है अगर रीडेवलपमेंट के लिए अपने को सीरियसली इंटरेस्ट बताना है। तो कमर्शियल टेनेमेंट शॉप्स का 10 फीट का विड्थ 9 फीट, 8.5 फीट, 9.5 फीट तक होता है, जो रूल्स में आपका आर्किटेक्ट बताएगा वो, राइट। अभी जैसे प्रणव जी ने बताया कि भाई ओसी लेने के बाद, ओसी के बिना हमको जाना नहीं है, पार्ट ओसी भी हम ले सकते हैं। पार्ट ओसी टेनेंट का ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर, कमर्शियल टेनेमेंट, फर्स्ट फ्लोर का कमर्शियल टेनेमेंट, या से 3-4 माले तक पार्ट ओसी, अगर पोडियम उसके बाद है तो वो मिल सकती है। तो अगर पार्ट ओसी मिला देन यू कैन ऑलवेज शिफ्ट इनटू योर न्यू प्रीमाइसेस। बाकी जैसे अमित जी ने बोला, प्रणव है ने बोला, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, वो तो करना ही है। अभी मैं बात करूंगा 3311 का। आजकल 1000 मीटर के प्लॉट जो रहते हैं वो नॉर्मल स्कीम में हमको वायबल नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल स्कीम में 22% दे के भी वायबल नहीं हो रहे, तो डेवलपर क्या करता है, वो स्कीम को 3311 में लेके जाता है। 3311 वो स्कीम है जहाँ आपका प्लॉट एरिया के कैलकुलेशन के हिसाब से हमको गवर्नमेंट को 300 स्क्वायर फीट के फ्लैट बना के हैंड ओवर करने होते हैं। अभी वो 2 टाइप के रहते हैं, या फिर आपके प्लॉट में उसको बना के देने पड़ते हैं, या फिर वो 3311 के टेनेमेंट्स आप दूसरे प्लॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लबिंग। 3311 की स्कीम को क्लब करने के लिए उसको जितने टेनेमेंट्स आपके प्लॉट के हैं, अगर 1000 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है, उसको अराउंड 40 टेनेमेंट्स बाय करने हैं, तो 40 टेनेमेंट वो दूसरे प्लॉट में बताएगा और आपके वहाँ वो पूरा सेल एफएसआई कंज्यूम करेगा। उससे क्या होगा कि उसका जो फिजिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। 4 एफएसआई तक मैक्सिमम हमको अलाउड है। अगर आपका 18 मीटर के ऊपर रोड है तो आपको 4 एफएसआई मिलता है, और 18 मीटर के नीचे का रोड है 12 to 18 मीटर में 3 एफएसआई मिलता है। तो एक वो 3311 स्कीम है।
दूसरी स्कीम है 3312B, जो 9 मीटर के रोड पे भी 4 FSI तक हमको अलाउेबल है। खाली वही एक रेगुलेशन है DCBR 2034 में, जहाँ 9 मीटर के रोड पे 4 FSI हमको अलाउड है। अभी वो 9 मीटर का रोड में 4 FSI ऐसा है कि भाई आपका बेसिक 2 FSI आपको यूज करना है। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, आपको चाहिए तो लिख लेना क्योंकि टाइम कम है। आपका प्लॉट एरिया सपोज 1000 है, तो 1000 इंटू 2 आपका प्लॉट पोटेंशियल है, 0.5 गवर्नमेंट FSI, 0.5 TDR। अभी मुझे 4 FSI करना है, तो 2000 स्क्वायर मीटर मुझे और कंज्यूम करना है मेरे प्लॉट पे। तो रूल ऐसा है कि 2000 स्क्वायर मीटर इंटू 2/3, यानी 1/3 हमको सेल के लिए मिलता है और 2/3 हमको गवर्नमेंट को छोटे फ्लैट्स बना के देना है BMC को 300 स्क्वायर फीट के। कौन सा कोटा? वो माड़ा है, वो माड़ा में आता हूँ बाद में। 3312B में 2000 इंटू 2/3 फ्लैट्स टू बी हैंडेड ओवर टू BMC और 2000 इंटू 1/3 एरिया अवेलेबल फॉर सेल आफ्टर हैंडिंग ओवर। ओके, अभी ये 3312B का मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसका कैसा प्रोसीजर है, क्या उसका टेनेमेंट्स कैसे हमको मिलता है। वो टेनेमेंट्स जो रोड में हम वाइडनिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो ऑथराइज स्ट्रक्चर्स है 3312B में, वो वार्ड सर्टिफाई करती है। वार्ड बोलती है कि, और उन लोग ने आइडेंटिफाई की है 3-4 रोड इनिशियली आइडेंटिफाई किए हर एक वार्ड में। वो वार्ड के स्ट्रक्चर्स ऑनलाइन है, वो वार्ड के स्ट्रक्चर्स हमको खरीदने पड़ते हैं और अपने बिल्डिंग में उसको एकोमोडेट करने का एक प्रस्ताव रखना पड़ता है। उसका प्रोसीजर अलग रहता है और वो आर्किटेक्ट के थ्रू आपको सब पता चलेगा। डिटेल में क्या है वो ये फोरम पे बताना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो वो मैं नहीं बताता हूँ। और दूसरी स्कीम है 3320B। 3320B में भी वही प्रोसीजर है, आपका प्लॉट एरिया इंटू 2 आपको करना है यूटिलाइज। जो बैलेंस है वो 50-50 है, यानी 2000 स्क्वायर मीटर का मुझे एडिशनल FSI मिलता है तो 50% मैं गवर्नमेंट को बना के दूंगा, 50% मैं सेल करके दूंगा। अभी जो रूल्स रेगुलेशंस अभी जो चल रहे हैं उसमें 3320B को हम क्लब खाली 3320B के स्कीम के साथ ही कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आने वाला है कि वो हम बाहर दूसरे रेगुलेशन के साथ क्लब करने का अलाउ करने का वो प्रस्ताव रखा है। अभी इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद वो प्रस्ताव आने वाला है। नाउ आई विल गो टू 33.5। म्हाड़ा की जो कॉलोनीज रहते हैं उसमें, एक मिनट मैं पहले कंप्लीट कर लूँ बाद में बोलता हूँ। 33.5 में आपका 4000 स्क्वायर मीटर के नीचे का प्लॉट रहा और तो आपको 3 FSI डायरेक्ट मिलता है। ओके, बाद में आपके 20 टेनेमेंट सपोज म्हाड़ा के बिल्डिंग में है, म्हाड़ा लेआउट में, तो हर एक लेआउट में है ना प्रोराटा रहता है। चारकोप में 20 स्क्वायर मीटर है, डिंडोशी जो ओबेरॉय मॉल के सामने है वहाँ 80 स्क्वायर मीटर है। तो हर एक मेंबर को वो 20 इंटू 20 सपोज 400 स्क्वायर मीटर का एक्स्ट्रा एरिया मिलता है, प्लस उसका फंजिबल। तो म्हाड़ा का जो FSI है वो 5, 7, 8 तक हमको मिल सकता है। तो म्हाड़ा में हम लोग थंब रूल का कैलकुलेशन करें तो जैसे नॉर्मल रेगुलेशन में आपको 23 to 25% एडिशनल एरिया मिलता है, म्हाड़ा में इट गोज टू अराउंड 60%। तो 60% आपको एडिशनल एरिया मिले तो वो प्रोजेक्ट वायबल होता है। कभी कभी हमारे एक स्कीम चालू है 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और उसको 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है आफ्टर ऑल द रेगुलेशंस। तो वो ऑलवेज PMC और आर्किटेक्ट के प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे डिपेंड होता है। लेकिन म्हाड़ा में FSI इट कैन गो अप टू 6-7। और VP कोटा जो आपने पूछा, VP कोटा एकदम वेग है, यानी ये 20 या 80 स्क्वायर मीटर पर टेनेंट तो आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई मिलने वाला है। VP कोटा जब भी उसके पास फाइल जाती है तभी पता चलता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा एरिया चाहिए तो ये एक्स्ट्रा आपको चार्जेस ऑफिशियल भरने पड़ते हैं। उसके बाद वो अपने को बताता है। कभी बहुत सारे केसेस में 1000 स्क्वायर मीटर भी मिलता है, कोई केसेस में 100 स्क्वायर मीटर भी मिलता है। तो VP कोटा उसके पास फाइल जाएगी जब भी अप्रूवल के लिए, तभी हमको पता चलेगा। तो ये बेसिक FSI का स्ट्रक्चर डिफरेंट रेगुलेशंस में है।
और मैंने 2-3 पॉइंट और लिखे थे। एक हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फिटनेस सेंटर और सोसाइटी ऑफिस हम लोग जब भी प्लान करते हैं तो विद द एक्सपीरियंस हमको ये पता चला है कि बिल्डर जनरली रेफ्यूज एरिया के बाजू में फिटनेस सेंटर और सोसाइटी ऑफिस प्रपोज करता है। ओके, अभी फिटनेस सेंटर के नीचे के जो फ्लैट्स है 8th फ्लोर पे अगर रेफ्यूज एरिया है और मेरा फिटनेस सेंटर मेरा फ्लैट 7th फ्लोर पे है तो कांस्टेंट वो डिस्टर्ब होता है। तो एज अ सोसाइटी कमिटी या सोसाइटी मेंबर आप उनको डेवलपर को ऑलवेज इंसिस्ट करना है कि भाई आपका फिटनेस सेंटर या फिर फर्स्ट फ्लोर पे हो या फिर फर्स्ट फ्लोर पे हो। फर्स्ट फ्लोर पे अगर होगा तो नीचे अगर पार्किंग रहेगा तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलवेज फिटनेस सेंटर इज यूज ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द इवनिंग। तो एक वो प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको इंसिस्ट करना है आपके आर्किटेक्ट को कि भाई फिटनेस सेंटर के नीचे आपका फ्लैट आना नहीं चाहिए। ये बेसिक 2034 रेगुलेशन जो चल रहे हैं उसका मैं आपको सारांश दिया है। बाकी इफ यू वांट एनीथिंग यू कैन ऑलवेज आस्क। यस, आवाज नहीं आ रही। 3324 वो एक रेगुलेशन ऐसा था पब्लिक पार्किंग में, जहां अगर आप हब मॉल के पास लोढ़ा का बिल्डिंग जो बना है हाईवे पे, तो वहाँ ऐसा पहले था कि भाई हम लोग पब्लिक पार्किंग बना के देंगे उतना उसका 50% FSI हमको फ्री मिलेगा। लेकिन बाद में जब बहुत सारे रेगुलेशंस बहुत सारे डेवलपर्स ने वो एक्सप्लॉइट करने का चालू किया तो BMC ने उस FSI पे हैवी प्रीमियम चार्ज करने को चालू कर दिया है। तो आप अभी के सिनारियो में 3324 जो आप पार्किंग का FSI बोल रहे हो वो यूज नहीं करता है because of the heavy premium that has to be paid to the BMC. Okay, thank you very much.